क्या आपको पता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई? इंडिया और कंबोडिया। ठीक है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है और याद रखिएगा प्राइवेट है। प्रेजेंट सीजीआई का नाम याद रखिएगा जिनका नाम है सूर्य। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। क्या आपको पता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई? अगर नहीं पता तो हम बताएंगे ना। सेकेंड वीक ऑफ मई में दुनिया में आपके आसपास क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, इसको जान लो और अपना सिलेक्शन पक्का करवा लो। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, इस पे बात रहती है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस वाले बिल में हुआ क्या क्या। सबसे पहले तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और याद रखिएगा 37+1। +1 क्यों? +1 कौन होते हैं? सीजीआई हमारे। ठीक है, और प्रेजेंट सीजीआई का नाम याद रखिएगा जिनका नाम है सूर्यकांत। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ यहां पर ये करना क्यों पड़ा? ठीक है, इस वाले बिल को एक रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है जुडिशरी में। और इसमें हुआ क्या कि जो पेंडेंसी है, जो लंबित मामले हैं, जो न्यायपालिका में बहुत सारे आपके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको आसानी से निपटाने के लिए डिसीजन लिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग में अभी कुछ समय पहले तक 34 यहाँ पर संख्या थी। 33 टोटल जजेस थे, एक सीजीआई होते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद जो एक्सेप्टेड नंबर है वो कितना हो गया? 38। और 38 का याद रखिएगा 37 जजेस और एक कौन रहेंगे? हमारे सीजीआई। उसके बाद हमारे लिए आर्टिकल 124 जरूरी है। अब आर्टिकल 124 जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर बताया गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसका गठन का प्रावधान, उसका फॉर्मेशन आर्टिकल 124 बताता है। उसके बाद दूसरा, कि हमारे पास अगर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें तो 1950 में न्यायाधीशों की संख्या केवल 8 थी। और 8 में भी देखिएगा 7+1 एक सीजीआई होते थे। और 1950 की बात क्यों है? 1950 इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात है 1950, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था उस समय टोटल 8 जजेस थे। 7+1 का रेशियो था, 7 जजेस होते थे और एक उसमें सीजीआई हुआ करते थे। और याद रखिएगा, इस पूरे अमेंडमेंट का एक ही उद्देश्य है, जो पेंडेंसी है, जो रुके हुए मामले, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में मनाया जाता है। और याद रखिएगा, इस साल की थीम क्या थी? रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये हमारी इस साल की ग्रोथ रही। और एक चीज समझिएगा कि हमने 11 मई ही क्यों डिसाइड कर रखा है अपने राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के लिए। क्योंकि पहली बात तो 11 मई 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण, अगर आपको याद हो, इस परमाणु परीक्षण में क्या हुआ था कि इस साल हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे और भारत इसी साल परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था। और याद रखेंगे, इस समय सरकार कौन थे? सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और जो ये टेस्टिंग हुई थी 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में हुई थी। और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। और ऑपरेशन शक्ति के साथ साथ इसी को पोखरण सेकंड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी 11 मई का रेफरेंस हमारे पास दो और चीजों से है। पहला है हंसा 3। हंसा 3 क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान, जिसे 11 मई 1998 को उड़ाया गया था। ठीक है, दूसरा आता है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल की जो सफल टेस्टिंग हुई थी पहली बार, वो भी 11 मई 1998 को की गई थी। ठीक है, उसके अलावा हम यहां से कुछ चीजों को ऐड करें तो प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर ही विकसित और सशक्त भारत की पहचान है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसको याद रखते हुए हमारा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल बेटरमेंट की तरफ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, इसमें हमारे पास आती है मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सिनबेक्स 2। ठीक है, 2 का मतलब तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि सेकेंड एडिशन रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इंडिया और कंबोडिया, इंडिया और कंबोडिया, इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास चल रहा है। 4 मई को शुरू हुआ है, 17 मई तक चलेगा। और याद रखना, दो कंट्रीज इसमें कौन कौन एंगेज्ड हैं? भारत और कंबोडिया। लोकेशन
पिछला वाला जो हुआ था वो भारत में हुआ था, और इस साल जो एक्सरसाइज हो रही है ये वाली, एक कंबोडिया में कोम्पांग स्प्यू में हो रही है। ठीक है। उसके साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर भारतीय सेना का कौन सा हिस्सा यहाँ पर इनवाइट हुआ है, कौन गया है प्रैक्टिस के लिए, तो याद रखिएगा मराठा लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि सिन्बेक्स 2 में भारत की सेना का कौन सा हिस्सा गया है एक्सरसाइज के लिए, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री। और कंबोडिया की तरफ से कौन है, रॉयल कंबोडियन मिलिट्री। ठीक है। और याद रखना यहाँ पर क्या रखा जा रहा है, आतंकवाद विरोधी अभियानों पे जोर दिया जा रहा है और ड्रोन ऑपरेशंस पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है। और याद रखना कि ये द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए होता है, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होता है, संयुक्त प्रशिक्षण से आपको एक दूसरे की जानकारी मिलती है, और आधुनिक युद्ध और कौशल दोनों पे इंफॉर्मेशन का लेन देन देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे इसमें बात करें, आगे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, 6 से 12 मई के बीच में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 165 साल इनके पूरे हुए। और याद रखिएगा ये भारत के लिए एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं, इनकी रचना गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की बात करें तो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है 8 मई को। उसके बाद 8 मई ही हमारे लिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, मानवतावादी कार्यों के सम्मान में है। और एक चीज याद रखिएगा रेड क्रॉस से, दुनिया में एक रेड क्रॉस सोसाइटी नाम की भी चीज है, रेड क्रॉस सोसाइटी। जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है बेसिकली दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रुप है जो रेफ्यूजीज के लिए काम करता है, शरणार्थियों के लिए काम करता है। उसके बाद 11 मई हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इस साल की क्या रहता है हमारे पास, टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, पोखरण 2 कह लीजिए, ऑपरेशन शक्ति कह लीजिए, उसकी याद में, जब भारत 1998 में हमारा परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था। उसके बाद 7th में वर्ल्ड एथलेटिक डे, और उसके बाद 12th में इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है। तो यहाँ पर सारे डेज हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। देखिए, अगर आपका इस महीने के एंड में कोई एग्जाम है या नेक्स्ट मंथ में कोई एग्जाम है, तो फिक्स रखिए इनमें से एक डेट आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि याद रखना डेज जो होते हैं वो 100% कुछ रिसेंट वाले ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा आगे बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, न्यू सीडीएस। देखिए, सबसे पहली चीज, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का अगला सीडीएस नियुक्त कर दिया है। ठीक है, इन्होंने तो अपॉइंट कर दिया है। उसके बाद ये जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, इनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, इनका नहीं, सुब्रमणी का नहीं, यहाँ पर अनिल चौधरी की, अनिल चौहान की बात हो रही है, सॉरी। अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को खत्म हो रहा है। बस उनके जस्ट बाद हमारे एस राजा सुब्रमणी अगले सीडीएस बनेंगे। उसके बाद ये पहले सुब्रमणी जी जो है हमारे सीडीएस बनने से पहले सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। ठीक है। अब इसके अलावा सीडीएस की जो पोस्ट है 1999 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कारगिल समीक्षा समिति की रिकमेंडेशन पे आई थी। 2019 में पहला सीडीएस बनाया गया था, और पहले सीडीएस कौन थे, जनरल विपिन रावत थे। सीडीएस जो होते हैं रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। और सीडीएस जो है तीनों सेनाओं के थल जल और वायु के बीच समन्वय और एकीकरण को सुनिश्चित करते हैं, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा सीडीएस की भूमिका क्या है, समन्वय बना के रखना, उसके साथ साथ जॉइंटनेस, सभी सेनाओं को एक साथ बढ़ावा देना, उसके बाद राजनीतिक मामलों में सरकार की एडवाइजरी करना। ठीक है, यहां से आपको मेन क्या याद रखना है, सबसे पहले सीडीएस कौन है, जनरल विपिन रावत। अभी रिसेंटली रिटायर कौन होने वाले हैं, अनिल चौहान। और उसके बाद अगले कौन बनेंगे, हमारे एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, और ये सीडीएस बनने से पहले क्या थे, हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है स्क्रमजेट कॉम्बस्टर टेस्ट बाय डीआरडीओ। ठीक है, हाइपरसोनिक भारत की ओर से एक और कदम उठाया गया है हैदराबाद में डीआरडीओ के द्वारा। अब डीआरडीओ ने करा क्या कि जो हमारा स्क्रमजेट कॉम्बस्टर है इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। और याद रखिएगा कि यह तकनीक जो है हमारे लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों और भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि ये एक टेक्नोलॉजी है। अब ये किस तरीके से काम करता है, स्क्रैमजेट इंजन जो है ये काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज, हवा को एक जगह पर लाता है तेज स्पीड में, दूसरी तरफ इनको हवा को कंप्रेस करता है, फिर इसमें
ईंधन मिलाया जाता है, कंबशन होता है और गर्म गैस तेजी से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होता है। ठीक है, तो ये एक तकनीक जो डीआरडीओ ने डेवलप करी है। और डीआरडीओ से याद रखिएगा, दो क्वेश्चन कभी भी मैं उठा के पूछ ले जाते हैं कि डीआरडीओ बना कब था, 1958, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और याद रखना कि जो हमारी स्क्रैमजेट कंबस्टर टेक्नोलॉजी है, इसका मेन टारगेट क्या है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इंडिया का फ्यूचर स्पेस प्रोजेक्ट्स, इसको और बेहतर बनाना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले भारत की जो है थर्ड रैंकिंग आ चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी में, नवकरणीय ऊर्जा में। उसके साथ साथ भारत चीन और अमेरिका के बाद अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ दिख गया है, खास तौर पर सोलर एनर्जी और खास तौर पे विंड एनर्जी। याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपके लिए कौन है, चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। भारत का स्थान थर्ड हो गया है। और भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट की एनर्जी को क्रिएट करना। और याद रखिएगा, हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी क्यों है, क्योंकि इस समय जिस तरह से हमारे पास क्राइसिस अलग अलग टाइप के देखने को मिल रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लगभग दुनिया के सभी देश इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये साफ होती है, पॉल्यूशन फ्री है, उसके बाद इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ऊर्जा सुरक्षा रहती है, कभी खत्म नहीं हो सकती। नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी खासियत ही यही है, खत्म नहीं होंगे जब तक पृथ्वी है, सूरज रहेगा, हवा रहेगी, और इनसे एनर्जी आप बनाते रहो। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें कि आरबीआई, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, 11 मई 2026 को हुआ है। अब देखिएगा, आरबीआई और ईसीबी, ईसीबी का मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, इनके बैंकिंग सहयोग के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक नया समझौता बनाया गया है। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म्स याद रखिएगा, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की बात की गई कि सारी चीजें तकनीकी रूप से की जाए, यहाँ पर बेहतर सहयोग बनाया जाए बैंकिंग स्तर पर, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, डिजिटल इनोवेशन लाई जाए, और विश्व का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें दोनों की मजबूती हमें देखने को मिले। अब यहां से आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ये एग्रीमेंट, ठीक है, कि बैंकिंग सेक्टर में नई इनोवेशन के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया। आरबीआई की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव है, संजय मल्होत्रा, हमारे गवर्नर 26वें। उसके बाद ईसीबी की तरफ से कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक है, और उसके बाद ईसीबी का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और ये समझौता 2015 में हुए समझौते का एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, ये एक उन्नत संस्करण है। ठीक है, दो तीन चीजें इसमें याद रखिएगा। उसके बाद हमारे लिए मुख्यालय सबसे मेन है कि आपसे ईसीबी का मुख्यालय पूछा जा सकता है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ये बेसिकली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। और यहाँ पर मातृ और शिशु यानी कि माँ और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को निगरानी और सहायता के लिए यह प्लेटफॉर्म लाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं कि लाइक गर्भवती महिलाओं का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनकी देखरेख की जाए, टीकाकरण किया जाए, सारे जोखिमों से दूर रखा जाए। और इसको आप एनडीएचएम, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आप देखेंगे। उसके साथ साथ मेनली यहां से जो आपकी चीज पूछी जाएगी वो ये कि जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो सिंपल सा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसका एक ये भी याद रखना, इसी को किस नाम से जाना गया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के रूप में जाना गया है। उसके बाद आगे स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए, हमारे पास स्काई रूट एरोस्पेस जो है, ये हमारे लिए फर्स्ट प्राइवेट, याद रखिएगा, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है। और याद रखिएगा, प्राइवेट है। ठीक है, यानी कि ओवर 1 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन जा चुकी है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। उसके साथ साथ इसने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया। यूनिकॉर्न में तो आप कह सकते हो लगभग लगभग 8,300 करोड़ से ऊपर की वैल्यू, यानी 1 बिलियन से ऊपर की। उसके साथ साथ ये उपलब्धि भारत में बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र और नवाचार की सफलता का प्रतीक है। यानी कि लाइक आप इसको समझने के लिए ना,
हमारे एलोन मस्क भाई की स्पेस एक्स से कंपेयर कर सकते हो। वो तो खैर बहुत ज्यादा ही आगे है, लेकिन हमारे यहाँ भी अब एक है जिसको आप कह सकते हो स्काई रूट एरोस्पेस। हो सकता है कल को जाकर उसकी जगह ले ले। और इस स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। और इसका मेन जो खासियत है, ये छोटे सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च व्हीकल बनाता है। ठीक है, छोटे सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च व्हीकल बनाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। पवन चंदाना इसके एस्टेब्लिशर है, फाउंडर है। और इसका जो प्रमुख है वो विक्रम सीरीज है। ठीक है। और ये किफायती है, विश्वसनीय, रिलायबल है। इस सारी चीजों की खासियत के साथ हमें देखने को मिलता है। इसको देखकर आप ये कह सकते हो कि भारत में एरोस्पेस में भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, बढ़िया चल रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा, आपके लिए और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।